हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे वो है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब क्या है कि जैसे आप सुनते हो कि लोहा धातु है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब धातुएं हैं। तो क्या ये धातुएं प्रकृति में ऐसे ही कहीं पर पड़ी हुई मिल जाती हैं, कहीं पर दबी हुई मिल जाती हैं या कहीं पानी में मिल जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धातुएं ऐसे ही प्रकृति में जिस रूप में हम उन्हें यूज़ करते हैं, उनसे कोई चीज़ बनाते हैं, उस रूप में हमें नहीं मिलती हैं। तो क्योंकि आपने सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा है कि कुछ धातुएं जो हैं वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम है। कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता बीच की श्रेणी की है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा है। ये इनकी जो अभिक्रियाशीलता है ये बीच की श्रेणी की है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम, चांदी, तांबा, ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। सोना और प्लेटिनम तो बहुत मुश्किल से अभिक्रिया करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? उनकी सबकी धातुओं की अभिक्रियाशीलता में अंतर होने का मतलब क्या है? अंतर होने का मतलब ये है कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं वो तो किसी के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, तो वो प्रकृति में हमें अपने ऐसे ही रूप में मिलेंगी। मतलब सोना जो है प्रकृति में हमें प्योर सोने के रूप में मिलेगा, प्लेटिनम प्योर प्लेटिनम के रूप में मिलेगा। लेकिन जो धातुएं अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रियाशील हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, या कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये धातुएं तो बहुत अभिक्रियाशील हैं, किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं। तो ये कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में, प्योर रूप में, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेंगी हमें। ये हमेशा किसी यौगिक के रूप में मिलेंगी। जैसे अगर मैं कह रही हूँ सोडियम, तो सोडियम या तो सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलेगा। प्योर का मतलब है कि अगर मैं सोने की बात कर रही हूँ तो सोना जो है मुझे सोने के रूप में ही मिलेगा, यानी कि AU। जो प्योर सोना होता है ना, जिसके गहने बनते हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो गहनों में सोना लगा हुआ होता है उसमें तो थोड़ी मिलावट होती है। प्योर सोना जो बिल्कुल 24 कैरेट का होता है, ठीक है, और 24 कैरेट के गहने बहुत कम बनते हैं। चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड इसी रूप में हमें मिलता है AU, प्योर स्टेट में। और अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो प्रतीक है वो है Na। ये इस रूप में नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये हमें सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलेगा, या हमें ये सोडियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, ठीक है, या फिर ये हमें सोडियम सल्फेट के रूप में मिलेगा। तो ये जो है हमें अपने यौगिकों के रूप में प्रकृति में मिलता है, ज़मीन के अंदर मिलता है, भूपर्पटी में पाया जाता है। तो अब हम इसको चैप्टर में जो हमारा दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं। धातुओं की प्राप्ति, सबसे तो पहले कि धातुएं प्राप्त कैसे होती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय मतलब घुले हुए, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्र के जल में घुले हुए होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये घुले हुए रूप में रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो जो हमें यौगिक ये मिलते हैं ना धातुओं के, जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड बताया, या इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिखा हुआ है, इन्हें हम खनिज कहते हैं, जो हमें प्रकृति में इसी रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में होती है। कई बार जो है ना खनिज, कोई खनिज ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो अगर हम उसमें से उस धातु को निकालना चाहें तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसलिए हम उसमें से, जिसमें कि धातु की मात्रा बहुत अधिक है, उस खनिज में से धातु को निकालते हैं। हम मतलब कैसे निकालते हैं? हम, ऐसा नहीं है कि आपको मिल गई तो आप निकाल लोगे, वो उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा, एक कई स्टेप में, कई चरणों में वो क्रिया की जाती है, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पर वो निकाला जाता है, कई सारे स्टेप्स में, वो चरणों में वो काम पूरा होता है, ठीक है। तो जो जिस खनिज से हम धातु को निकालते हैं
उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ सोडियम की, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि सोडियम कई रूपों में मिलता है हमें। भूपर्पटी के अंदर सोडियम क्लोराइड भी मिलता है, सोडियम कार्बोनेट भी मिलता है, सोडियम सल्फेट भी मिलता है। ठीक है, तो सोडियम क्योंकि बहुत अधिक अभिक्रियाशील है तो ये हमें कई रूपों में मिलता है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सोडियम को निकालना बहुत आसान है, और इसमें से सोडियम निकालने में एक तो कम पैसा लगता है, और इसमें से जब सोडियम निकालते हैं तो काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। ये तीनों ही, 1, 2 और ये तीनों ही सोडियम के खनिज हैं। लेकिन हम सोडियम निकालेंगे किस में से? इसमें से। इसलिए सोडियम क्लोराइड को सोडियम का अयस्क कहा जाता है। ठीक है, किसी धातु के जिस खनिज में से धातु को निकालना काफ़ी फायदेमंद और आसान हो उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो खनिज है वो अयस्क हो सकता है। ठीक है, ये तीनों खनिज हैं, मैंने आपको बताया ये भी खनिज है, ये भी और ये भी, लेकिन तीनों तो अयस्क नहीं है, अयस्क सिर्फ एक है। इस अयस्क तो खनिज होगा ही होगा। सोडियम क्लोराइड की मैं बात कर रही हूँ, ये सोडियम का अयस्क है तो ये तो खनिज भी है सोडियम का। तो अयस्क हमेशा खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं धातुओं का निष्कर्षण। आपने ये तो पढ़ लिया कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, आपको ये परिभाषा आनी भी चाहिए। अब हम ये पढ़ते हैं कि उनमें से धातुओं को निकाला कैसे जाता है। अयस्क में से धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये अपने यौगिकों के रूप में मिलता है, इनके खनिज मिलते हैं। ठीक है, और कुछ स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, प्लेटिनम। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, सक्रियता श्रेणी हमने कैसे बनाई थी कि सबसे ऊपर आएगी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, और फिर कम अभिक्रियाशील, और कम और कम, और लास्ट में आएगी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं आती हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, इसे स्वतंत्र अवस्था में यानी कि शुद्ध रूप में पाई जाती हैं। शुद्ध रूप में तो मिलती हैं, लेकिन इनके साथ मिट्टी वगैरह तो मिलेगी, ज़मीन के अंदर से हम निकालेंगे ना, तो मिट्टी वगैरह तो इनके साथ चिपकी हुई मिलेगी। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसने अशुद्ध कर दिया, वो अलग से वो तो हटाई जा सकती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अभी इन्होंने बोला कि 4 धातुएं हैं, ये सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें से सोना और प्लेटिनम तो कभी भी यौगिक के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन चांदी और तांबा ये कई बार खनिज के रूप में किसी किसी जगह पर हमें मिल सकते हैं। और इनके जो खनिज हैं वो कौन से होंगे? ये होंगे सल्फाइड या ऑक्साइड। जैसे मैं आपको कॉपर की बात करती हूँ तो कॉपर का सल्फाइड, जैसे कॉपर सल्फाइड Cu2S, ठीक है, तो ये अपने सल्फाइड के रूप में मिल सकता है किसी किसी जगह पर। ऐसे ही चांदी भी मिल सकती है अपने सल्फाइड के रूप में, या ये ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकते हैं, लेकिन या ये प्योर भी मिल सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में, कि तांबा जो है ये इस तरह से मिलेगा और चांदी इस तरह से मिलेगी। चांदी और तांबा अपने स्वतंत्र रूप में भी मिल सकते हैं या अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है गोल्ड और प्लैटिनम ये कभी भी हमें यौगिक के रूप में नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं आती हैं वो इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं, ये जो मध्य की धातुएं हैं
जिंक, लोहा और लेड। लेड मतलब कि सीसा। इनकी अभिक्रियाशीलता बीच की होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं। मतलब इनके जो यौगिक ज़्यादा मिलते हैं ना हमें पृथ्वी के अंदर, वो या तो है ऑक्साइड, या है सल्फाइड, या है कार्बोनेट। ज़्यादातर ये इनके जो यौगिक मिलेंगे जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, या जिंक ऑक्साइड, या ऐसे ही लोहे के ऑक्साइड ज़्यादा मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड, क्योंकि लोहे को आयरन बोलते हैं ना, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, ऐसे ही लेड सल्फाइड, कार्बोनेट, इस रूप में ये मिलते हैं ज़्यादा। मतलब इनके जो यौगिक हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के तीनों यौगिक मिलें। सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% है, और पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में ये लगभग 46% मिलती है। ऑक्सीजन भूपर्पटी के अंदर, ज़मीन के अंदर 46% है। लेकिन एक फ़र्क है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मिलती है वो प्योर है, O2, ठीक है, O2 के रूप में प्योर अवस्था में मिलती है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर मिलती है भूपर्पटी में, वो यौगिक के रूप में मिलती है। जैसे जिंक का यौगिक हो गया या कॉपर का यौगिक हो गया, ऑक्साइड इनके, ठीक है। तो ऑक्साइड, कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत अधिक अभिक्रियाशील है और पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हमने धातुओं को 3 वर्ग में बांट दिया, ठीक है। एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील, दूसरा मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशीलता, और तीसरा सबसे कम या सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है। आप ये देखो, ये इसका बना हुआ है। ये जो 5 ऊपर की दिखाई हैं ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। फिर ये 4 दिखाई हैं, ये 4 नहीं, वैसे तो इसमें 3 ही हैं बीच वाले, जिंक, लोहा और सीसा, ये मध्यम श्रेणी के अभिक्रियाशील हैं। और तांबा यानी कि Cu, चांदी Ag और गोल्ड Au, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। यहाँ प्लेटिनम नहीं दिया हुआ है आपको, लेकिन वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमने ये 3 वर्ग बना दिए धातुओं के। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग तरीकों से इनको निकाला जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो तरीका हम मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से हम अधिक अभिक्रियाशील वालों को भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता में अंतर है। इसलिए इनके अयस्कों से इनको निकालने के, इनका निष्कर्षण करने का, इनको प्राप्त करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। मेनली जो होते हैं ना वो 3 चरण होते हैं। किसी भी धातु को जब उसके अयस्क से निकाला जाता है तो उसके 3 चरण होते हैं। उनमें पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण। ये एक टेबल बनाई हुई है पूरी, लेकिन मैं आपको ये टेबल नहीं समझाऊंगी। ये जो एक फ़्लो चार्ट इसको कहेंगे, टेबल नहीं, ये फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें आप देखो, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊँगी कि जो पहला प्रोसेस है ना ये सब में कॉमन है, अयस्क का सांद्रण, ठीक है। अयस्क का सांद्रण या अयस्कों का समृद्धिकरण, हम इसको ये बोलते हैं, ठीक है। सांद्रता से आप मतलब समझते हो ना, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है। तो सांद्रता का मतलब है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है बाकियों की तुलना में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने जो है ना चीनी का घोल बनाया, 1 गिलास घोल बनाया, 3 गिलास मैंने अलग अलग लिए। 1 गिलास में मैंने जल तो उतना ही डाला है बराबर बराबर, एक में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, एक में 3 चम्मच डाली और एक में 1 चम्मच डाली। तो इन सब में अगर मैं चीनी की सांद्रता की बात कर रही हूँ तो वो किस में सबसे ज़्यादा है, वो है 3 चम्मच वाले में, उसमें चीनी की सांद्रता सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ अयस्क का सांद्रण मैं आपको पहले बताऊँगी क्या होता है। ये आपको जब आप कर लोगे, सारे तरीके सारे मेथड्स कर लोगे तो आपको ये अपने आप से ही समझ आ जाएगा। फ्लो चार्ट करने के बाद आप देखना इसको। अयस्कों का समृद्धिकरण,
अयस्कों का समृद्धिकरण क्या है? अब आप ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ निकाल रहे हो, मान लो आप आलू की खेती करते हो। जब आलू ज़मीन में से निकालते हो तो उसमें मिट्टी लगी हुई होती है ना, या मूली निकलती है या गाजर निकलती है, शलगम निकलते हैं ज़मीन के अंदर से, तो उन पर मिट्टी लगी हुई होती है काफ़ी सारी। ठीक है, ऐसे ही जब भूपर्पटी में से ज़मीन के अंदर से अयस्कों को बाहर निकाला जाएगा तो उसके साथ भी मिट्टी निकलेगी काफ़ी सारी। तो हमें अब क्या करना है, आपने जब वो निकाला ना उसमें से आपको 4 किलोग्राम मिला। टोटल जो उसका वेट था ना, जो आपने निकाला ज़मीन में से 4 किलोग्राम था। लेकिन उस 4 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम तो मिट्टी ही है, बाकी जो है वो हमारा अयस्क है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे उस मिट्टी को दूर करना है, निकालना है, उसमें से हटाना है। उससे क्या होगा, मुझे जो प्राप्त हुआ है उसमें मिट्टी की मात्रा कम हो जाएगी और अयस्क की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसको कहेंगे हम अयस्क का समृद्धिकरण। मैंने अयस्क की मात्रा, अयस्क की परसेंटेज, या हम कहें अयस्क का अनुपात मिट्टी की तुलना में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये है अयस्कों का समृद्धिकरण। आपको इसके बारे में एक ये वर्ड गैंग है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को, जो मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियाँ होती हैं ना, जब ज़मीन में से अयस्क निकलते हैं, इन्हें गैंग कहते हैं। धातु के निष्कर्षण से पहले जो हमारा अयस्क हमें चाहिए, जिसमें से हम धातु का निष्कर्षण करेंगे, धातु के इसमें से निष्कर्षण से पहले हमें इस गैंग को हटाना बहुत ज़रूरी है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, जो अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ मिल रही हैं, ठीक है, तो कैसी अशुद्धियाँ हैं उसी पर निर्भर करता है कि हम उसको हटाएंगे कैसे। अगर जो हमारी अशुद्धियाँ हैं वो बहुत हल्की हैं तो क्या करते हैं कि जो अयस्क है उसको पानी से धो देते हैं, तो वो जो अशुद्धि है ना वो सारी हल्की हैं तो पानी में तैरने लग जाती हैं और पानी के साथ साथ वो बह जाती हैं, और हमारी अयस्क हमारा भारी था वो नीचे बैठ जाता है। जबकि पानी डालने से क्या होता है कि सारी मिट्टी, जैसे आप मान लो आप दाल को धो रहे हो, दाल में तिनके हैं वो हल्के हैं, या मिट्टी के छोटे छोटे बिल्कुल मिट्टी घुल जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो जो तिनके होते हैं ना, जो उसमें जो तिनके घुलते नहीं हैं, हल्के होते हैं, तो वो तो ऊपर आ जाते हैं, जबकि दाल या चावल वो नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको अलग कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम अयस्क से मिट्टी को हटाने के लिए करते हैं। अगर अयस्क भारी है और उसके साथ जो अशुद्धियाँ हैं वो हल्की हैं, तो हम ये तरीका यूज़ करते हैं। तो ऐसे, ये तो मैंने आपको एक बताया है, ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जो निर्भर करते हैं कि अशुद्धियाँ यानी कि गैंग किस टाइप का है, उसकी क्या प्रकृति है, गैंग की क्या प्रकृति है और जो हमारा अयस्क है उसकी क्या प्रकृति है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं गैंग हटाने के लिए, वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणों पर आधारित होते हैं और इसके लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो जो अयस्कों का समृद्धिकरण है, जैसे मैंने आपको इस फ्लो चार्ट में बताया, ये सबके लिए कॉमन है, चाहे निम्न अभिक्रियाशील धातु हो, चाहे मध्यम अभिक्रियाशील, चाहे उच्च अभिक्रियाशील, ये तो हमें करना ही करना है, सबके लिए एक ही जैसा है। मतलब एक ही जैसा का मतलब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम नाम उसको एक ही देते हैं, अयस्कों का सांद्रण या अयस्कों का समृद्धिकरण। अब हम देखते हैं कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे। ठीक है, आप देखो कैसे कर रहे हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो है ना, वो या तो हमें प्योर फॉर्म में मिलती हैं, जैसे मैंने कहा कि गोल्ड प्योर मिलता है, बस मिट्टी को हटाना है, और मिट्टी को हमने हटा दिया अयस्क का सांद्रण करके पहले ही स्टेप में। ठीक है, या फिर हमने पढ़ा, आपको ये याद रखना है जो हमने अभी पढ़ा है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हमने कौन सी पढ़ी हैं, हमने पढ़ी है गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर यानी कि चांदी, और तांबा। तो ये दोनों तो हमेशा ही स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी, लेकिन ये दोनों अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकती हैं। तो आप देखो क्या दिया हुआ है, अगर इनका सल्फाइड अयस्क है तो उसका भर्जन किया जाता है और फिर उससे धातु मिलती है, फिर धातु का परिष्करण होता है,
ये सारा परिष्करण जो है हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सल्फाइड अयस्क से धातु कैसे निकालते हैं हम ये पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रिय होती हैं, यानी कि कम अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती है। मतलब अगर आपने अयस्क को गर्म कर दिया, किसी भी चीज़ को आप गर्म कर रहे हो तो क्या होता है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो उनका सल्फाइड था ना वो ऑक्साइड में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सिनेबार। सिनेबार क्या है? सिनेबार जो है मरकरी का यानी कि पारे का एक अयस्क है। Hg पारे का, पारा या मरकरी बोलते हैं इसको, इसका प्रतीक है पारे का। पारा जो है Hg से हम लिखते हैं। पारे का एक अयस्क है सिनाबार, मर्क्यूरिक, इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। आप सिनाबार याद रख सकते हो। वायु में गर्म करने से क्या होता है, देखो वायु में मेनली ऑक्सीजन क्रिया करती है। वायु में गर्म करने से सल्फ़र यहाँ से निकल गई ऑक्सीजन के साथ, बन गया सल्फ़र डाइऑक्साइड, और सल्फ़र की जगह पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। ठीक है, आप दोबारा से देखो इसको। जो हमें सिनाबार था, जब हमने इसको वायु में गर्म किया, वायु में ऑक्सीजन है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन सल्फ़र को भी निकाल लेती है, अलग कर लेती है, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ भी मिल जाती है, और इसको हटाकर इसकी जगह भी ले लेती है, और ये हमें मिल जाता है पारे का ऑक्साइड। अब पारे के ऑक्साइड को ये मिल गया हमें, ये तो गैस है, ये गैस उड़ जाएगी गर्म करने पर। जब हम इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन में तो ये गैस बनेगी और ये तो उड़ कर निकल जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास, मरकरी का ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, मरकरी के ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करना है, उससे ऑक्सीजन भी उड़ जाती है, अलग हो जाती है इससे गैस के रूप में, और ये भी उड़ जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा, पारा मिल जाएगा द्रव अवस्था में, क्योंकि पारा बहुत जल्दी पिघल जाता है। ठीक है, इसलिए हम गर्म कर रहे थे इस अभिक्रिया में, इसलिए हमें पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सबसे नीचे जो धातुएं आती हैं, उनका हम निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉपर का उदाहरण दिया हुआ है। प्राकृतिक रूप से कॉपर जो तांबा जो है वो कई बार सल्फाइड के रूप में मिलता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, Cu2S, कॉपर का सल्फाइड। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको भी ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगी, और कॉपर का ऑक्साइड, सल्फ़र निकल जाएगी, बस उसकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, इसको अब आप इसको मैं समझाती हूँ आपको। हमने क्या किया, कॉपर का सल्फाइड था, इसको जब हमने ऑक्सीजन में गर्म किया तो हमें मिला कॉपर का ऑक्साइड, और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस तो उड़ गई। अब ये हमारा, क्योंकि जिस चीज़ में हम गर्म कर रहे हैं ना, उसमें हमारे पास एक तो ये है, और ऑक्सीजन तो बाहर से हम दे ही रहे हैं, वायु की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो ये है, और अभिक्रिया होने के बाद ये भी बन गया। तो हमारे जिस बर्तन में हम ये गर्म कर रहे थे इसको, उस बर्तन में अब दो चीज़ें हैं, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, ये कॉपर सल्फाइड के साथ क्रिया करके कॉपर बना देता है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, मरकरी से थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जो निम्न श्रेणी की हमने क्या किया इसमें, कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग अभिक्रियाशीलता की धातुओं को निष्कर्षण करने के अयस्क से। जो अयस्क हमें ज़मीन में से, भूप्रपट्टी में से हमें मिलते हैं, वो किस धातु के हैं, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु के हैं, या बहुत कम अभिक्रियाशील धातु के हैं, या मध्यम श्रेणी के अभिक्रियाशील धातु के हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने एक तो इंट्रोडक्शन मेनली कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वो पढ़ा, अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण कैसे किया जाता है वो पढ़ा, और निम्न श्रेणी की अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं हैं उनका कैसे निष्कर्षण किया जाता है उनके अयस्कों से वो पढ़ा। तो इसको आप अच्छे से देखिए, और इसके नोट्स आप अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही ये जो
रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण हैं इनके, ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार सिर्फ समीकरण ही पूछे जाते हैं। या तो पूरा समीकरण लिखना होता है या फिर आपका फिलअप की फॉर्म में आता है ये, इसलिए इनको अच्छे से करें, लिख कर प्रैक्टिस करें। ओके।